हेलो फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 12 जुलाई, 18 सितंबर, 14 नवंबर। तो दोस्तों, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों से प्यार के कारण ही उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो यहाँ ऑप्शन है 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी और 78 ईस्वी। तो दोस्तों, हमारा जो विक्रम संवत शुरू हुआ था वह 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। यानी कि हमारा जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था वह 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत ही है। इसकी शुरुआत लगभग 2078 वर्ष यानी 57 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ किया गया। विक्रम संवत के प्रेरता सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि विक्रम संवत जो हमारा प्रारंभ हुआ था वह 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? यह ऑप्शन है हमारा 3, 4, 5 और 9। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य जो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर में उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में छत्तीसगढ़ के साथ राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है और यह 9 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया? सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, ठगी प्रथा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता एवं नव भारत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इन्हीं के सहयोग से वेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, कृष्ण देव राय, गौतमी पुत्र, राज राजा। तो आपको बताना चाहती हूँ कि बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह हसन गंगू था। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। तो इसलिए बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह हसन गंगू था। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। यानी कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित करता है, जिसमें लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की सीमा हमारा जो होगा वह 25 वर्ष होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? ऑप्शन हमारा है तापमान, आर्द्रता, वायु दाब या समुद्री तरंगे। तो हाइड्रोमीटर यंत्र से
हमारा आर्द्रता नापा जाता है, यानी कि आर्द्रता की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? अजमत अली खान, रविशंकर, शिव कुमार शर्मा या अल्लाह रखा। तो जो सरोद से संबंधित है वह है अजमत अली खान। अजमत अली खान सरोद से संबंधित हैं। अजमत अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको पता हो ही गया होगा, सरोद एक वादक यंत्र है और इसमें जो संबंधित है वह अजमत अली खान संबंधित है इससे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे महात्मा गांधी थे वह 1924 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? दांडी मार्च, जालियांवाला बाग नरसंहार, बंग भंग, चौरी चौरा घटना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध हमारा दांडी मार्च से है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी नौसारी जिला गुजरात मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पदयात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध दांडी मार्च से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारा है बलबन, अकबर, शेर शाह या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध हैं। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार का एक भाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। इन विभागों के अतिरिक्त सरकार के अन्य कर्मचारी थे जो विभिन्न विभागों से संबद्ध कार्यों की देखभाल करते थे। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हमारा ऑप्शन है हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार, यानी कि अहमद यादगार। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। बादशाह अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की। आपको पता चल ही गया होगा कि यह बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। इस ग्रंथ के अधिकांश भाग में गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन किया है। उसने हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। तो हुमायूं नामा के लेखक जो थे वह गुलबदन बेगम थी, जो कि बाबर की पुत्री थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। बृहस्पति के
79 उपग्रह हैं। इसमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा है वह बृहस्पति है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन हमारे हैं हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रारंभ में अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खान था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। जीजी अनगा व माहम अनगा अकबर की प्रमुख आया थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खां हुए। अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खां थे। बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरुदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक किया। सम्राट बनने के बाद अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। तो प्रारंभ में अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है? ओडिसी, बिहू, मणिपुर या भारतनाट्यम? तो आपको बताना चाहती हूं कि जो लोक नृत्य है वह हमारा बिहू है। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। दक्षेश शार्क का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में, थिम्पू में, काठमांडू में या बेंगलोर में? तो आपको बताना चाहती हूं कि जो हमारा दक्षेश शार्क का मुख्यालय स्थित है वह काठमांडू में स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेश यानी दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो हमारा जो दक्षेश यानी शार्क का मुख्यालय स्थित है वह हमारा काठमांडू में है। ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो आपको बताना चाहती हूं कि ए नेशन इज मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यह उनकी आत्मकथा और सार्वजनिक जीवन पर एक टिप्पणी थी। इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन हमारा है वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या प्रधानमंत्री सचिवालय? तो आपको बताना चाहती हूं कि पंचवर्षीय योजना की जो प्रारूप की रूपरेखा है वह योजना आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे तथा इसकी योजना बनाने हेतु की गई। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। योजना आयोग में एक अध्यक्ष का प्रावधान था जो भारत का प्रधानमंत्री होता था एवं एक उपाध्यक्ष होता था जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर की जाती थी। इसे कैबिनेट मंत्री के स्तर पर दर्जा प्राप्त होता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। तो आपको पता चली गया होगा कि पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा हमारा योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस सर्वोत्तमता से संबंधित है? ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता या फिल्म। तो आपको बताना चाहती हूं कि जो ऑस्कर पुरस्कार होता है वह फिल्म से संबंधित होता है। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज
AMPAS द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिया जाता है। यह सिनेमा जगत में दिया जाने वाला दुनिया के सबसे पुराना पुरस्कार समारोह है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो ऑस्कर पुरस्कार होता है वह फिल्म से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है? धारा 302, धारा 14, धारा 45 या धारा 40? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि भारतीय संविधान की धारा 45 में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। तो हमारा वो होगा धारा 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा राज्य को सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। 86वीं संविधान अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य स्तर पर अधिरोपित किया गया है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान के धारा 45 में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या निष्क्रिय गैस? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो विद्युत बल्ब होता है इसमें जो गैस प्रयोग की जाती है वह हमारा निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस प्रयोग की जाती है। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। किसी भी निष्क्रिय गैसों को बिजली के बल्बों में भरा जा सकता है। यहाँ नाइट्रोजन उनमें से एक होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है पर्वतीय क्षेत्र में, गांव में, औद्योगिक नगर में या समुद्र तट पर? तो मैं बताना चाहती हूं कि जो वायु प्रदूषण होता है वह सामान्यतः सबसे अधिक औद्योगिक नगर में होता है। जो वायु प्रदूषण होता है वह सर्वाधिक औद्योगिक नगर में होता है। औद्योगिक क्षेत्र में चिमनियों के माध्यम से निकलने वाली गैसों में मूलतः सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता रहती है, जिससे सबसे अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अम्ल वर्षा होती है जो मूलतः धूम्र वाली चिमनियों से निकलती है। तो आपको पता चली गया होगा कि वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक औद्योगिक नगर में होता है। श्रीहरिकोटा स्थित है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि श्रीहरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी के पास एक बांधा द्वीप है। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। तो यानी कि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में स्थित है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन हमारा है प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर त्याग पत्र दे सकता है, यानी कि पद त्याग कर सकता है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद बजट अधीन विषयों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? वित्त आयोग, लोक लेखा समिति, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय लेख के महालेखाकार?
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो संसद बजट अधीन होता है, जो व्यय होता है, वह लोक लेखा समिति के माध्यम से नियंत्रण रखती है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। यह समिति वर्ष 1921 में कार्य कर रही है, जब पहली बार भारत में विधानसभा का गठन हुआ था। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं, परंतु यह समिति लोकसभा की समिति कहलाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियोस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।